अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो हमने एक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था एस्टिमेशन, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमने ख़त्म किया। उसके सारे टॉपिक्स जो थे वो वन बाय वन हमने डिस्कस किए। बेसिकली एस्टिमेशन जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मैंने बताया था कि जब हम काम करते हैं सैंपल के ऊपर और रिजल्ट्स देते हैं पॉपुलेशन के, यानी कि छोटे लेवल पर काम करते हैं और रिजल्ट्स बड़े लेवल पर देते हैं, तो वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या था कि हम स्मॉल डाटा पर काम करते हैं और रिजल्ट जो हैं वो पॉपुलेशन के देते हैं। सैंपल पे काम करके रिजल्ट्स हम पॉपुलेशन के दे रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है एस्टिमेशन और सेकेंड पार्ट इसका है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन को हम बहुत डिटेल में, इस एस्टिमेशन से रिलेटेड हमारा पूरा एक चैप्टर था और वो हमने बहुत डिटेल में इसको किया, इसको बाय डेफिनेशन देखा, इसमें जो जो टॉपिक्स अंडर स्टडी थे वो हमने स्टडी किए। आज हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की सेकेंड जो टाइप है, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको भी बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत ऐसी हैं कि जिनको समझे बगैर आप, या कुछ इसकी टर्म्स ऐसी हैं जिनको आप समझे बगैर नहीं कर सकेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे क्वेश्चन की नेचर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड टाइप, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपके चैप्टर का नेम भी यही है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट इसकी जो टर्म मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक क्लेम होता है। ठीक है, एक दावा होता है जो कि मैं करती हूँ पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर पर जो भी मैं क्लेम करती हूँ वो मेरे पास हाइपोथेसिस होता है। लेट्स सपोज मैं क्लेम करती हूँ कि कल बारिश होगी, ये मेरा एक क्लेम है। मैं एक और भी क्लेम कर सकती हूँ। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि हमेशा जो भी हमने क्लेम करना है, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाना है, वो किस पर बनाना है, पॉपुलेशन पे। हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर के बनते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक के हाइपोथेसिस नहीं बनते हैं। अब पॉपुलेशन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, पॉपुलेशन मीन, म्यू, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस और प्रोपोर्शन। यानी कि जब मैं इनकी वैल्यूज के ऊपर क्लेम करती हूँ वो मेरे पास होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कैसे मैं क्लेम कर सकती हूँ पॉपुलेशन पैरामीटर पे। लेट्स सपोज मैं पहला क्लेम ये कर रही हूँ कि एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, क्या बात कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एवरेज एज ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं कहती हूँ कॉलेज की स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो मेरे पास है 20। ठीक है, जब मैं इसको लिखूंगी तो मैंने इसको इस तरह से लिखना है कि ये मेरा क्लेम है कि एवरेज हाइट जो है, अब यहाँ पे मैं एक्स बार नहीं लिखूंगी, एवरेज तो एक्स बार भी होता है और म्यू भी होता है, लेकिन मैंने अपने हाइपोथेसिस में कहा है कि हमेशा जो क्लेम करना है वो पॉपुलेशन पैरामीटर पे करना है। तो एवरेज में मैं एक्स बार नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, म्यू। ठीक है, मैंने क्लेम कर दी, दिस इज माय क्लेम कि एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्या है, 20 है। इसके अलावा मैं और भी कोई क्लेम कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मेरा सेकंड क्लेम ये है कि एवरेज लाइफ ऑफ टायर, यानी कि एक टायर की जो लाइफ है ना वो 15,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब एस्टिमेशन में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ क्या किया, उस पर भी हमने काम पॉपुलेशन पैरामीटर पे ही किया था, बट एस्टिमेशन में हमने सिर्फ इतना काम किया था कि हमने पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। अब वहां पर तो हमने सिर्फ उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, अपने क्लेम को टेस्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने क्लेम किया ना कि इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज है 20, तो जब तक कि मैं इस पर कोई काम नहीं करूंगी, टेस्ट नहीं करूंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो क्लेम है वो ट्रू है या फॉल्स। यानी कि मैं कोई दावा कर रही हूं तो मैंने इस दावे को या इस क्लेम को या इस स्टेटमेंट को चेक भी करना है।
ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि एक टायर है, उसकी लाइफ जो है वो 15,000 किलोमीटर तक है, तो जब तक कि मैं उस टायर को इतने किलोमीटर तक नहीं रन कर लूँगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा जो क्लेम है वो ट्रू है या फॉल्स। तो बाज़ जगह ऐसी आती हैं, बाज़ स्टेटमेंट ऐसी आती हैं जहाँ पर एस्टिमेशन या खाली पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमारे मसले हल नहीं होते हैं। हमें मूव करना होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अपने क्लेम को चेक करना लाजमी हो जाता है, और जो होल प्रोसीजर होता है वो हमारा होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, खाली क्लेम कर देने से हमारा जो है वो मसला हल नहीं होता, हमने उस क्लेम को टेस्ट भी करना होता है। ठीक है, कि क्या आया हमारा क्लेम जो है वो ट्रू है या फॉल्स। और इस पूरे चैप्टर में हम यही चीज करेंगे कि सबसे पहले हम एक क्लेम करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, अब हाइपोथेसिस तो मैंने बता दी कि ये तो एक क्लेम होता है। अब जो हमारा इनिशियल क्लेम होता है, दो तरह के हाइपोथेसिस होंगे, एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेटिव। सबसे पहले अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो दो तरह के हाइपोथेसिस होंगे, एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेटिव। अगर मैं इसको बात करूं कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, तो जो मेरा क्लेम होता है, ठीक है, जिस चीज के बारे में जो मैं क्लेम कर रही हूँ, ठीक है, इनिशियल जो होता है हाइपोथेसिस, वो हमारे पास हमेशा H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस। इसको बाय डेफिनेशन भी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी सिर्फ सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, जिस चीज के बारे में हम क्लेम कर रहे होते हैं, जो हमारी इनिशियल होती है किसी भी टेस्टिंग की, वो हमेशा नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये क्लेम किया कि एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है वो है 20, ये मेरा क्लेम था, तो मैंने इसको डायरेक्टली किसके इक्वल कर दिया, H0 क्या है, नल हाइपोथेसिस। सेकंड क्लेम मैंने ये किया था कि एवरेज लाइफ ऑफ टायर जो है वो 15,000 जो है वो किलोमीटर है, तो मैंने इसको म्यू का नाम दे दिया। तो ये भी मेरा इनिशियल है, मेरे क्लेम का इनिशियल स्टेज है। तो जो इनिशियल हाइपोथेसिस होता है, क्लेम होता है, जो इनिशियल हमारा क्लेम होता है, उसे हम H0 का नाम देते हैं। तो मैंने म्यू इज इक्वल्स टू 15,000, इसको भी मैंने H0 का नाम दे दिया। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट, उलट, नल हाइपोथेसिस के उलट जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से भी डिनोट कर सकते हैं, HA से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका सेकंड नेम रिसर्च हाइपोथेसिस भी होता है, और इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू 20 का उलट क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, यानी कि मेरा क्लेम जो है, मैंने जो क्लेम किया ना कि एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज 20 है, तो अल्टरनेटिव क्या होगा कि एवरेज एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू 20। ये मैंने इसका अल्टरनेटिव बना लिया, और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 15,000 के एवरेज लाइफ ऑफ टाइम जो है वो इसके इक्वल नहीं है। हाइपोथेसिस दो तरह के होंगे, बार बार मैं बता रही हूँ, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो कि हम क्लेम करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा H0 के या नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है। उसके बाद एक चीज जो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, मैंने ऊपर लिखा इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इन नल हाइपोथेसिस। यानी आपने देखा कि जो इक्वालिटी है किस में आ रही है, नल हाइपोथेसिस में आ रही है। हमेशा इक्वालिटी होल्ड करती है, जो कि याद रखने वाली चीज है कि इक्वालिटी किस हाइपोथेसिस में होल्ड करती है। दो तरह के हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अगर ये क्वेश्चन आए कि भी इक्वालिटी किस में होल्ड करती है, तो आपने हमेशा याद रखना है इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इन नल हाइपोथेसिस। अब क्यों नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, नल मीन नो, ठीक है, नल का मतलब बेसिकली नो ही है। इसमें हमने, आपको याद होगा, एसोसिएशन वाला चैप्टर किया था, और उसमें भी हमने हाइपोथेसिस बनाए थे कि टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। H0 में जब हमने हाइपोथेसिस बनाया था, तो हमने बनाया था कि H0 जो है वो क्या है, इसमें टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं होता, बोथ आर सेम। नो का मतलब यह है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमेशा जो है इक्वालिटी होल्ड करती है नल हाइपोथेसिस में, और इक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताती हूँ, मैंने लिखा हुआ है, वन बाय वन हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे।
कि नल हाइपोथेसिस में अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो उसको लिखना कैसे, और अगर ऑल्टरनेटिव में आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करी तो आपने उसको लिखना कैसे। बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं, मैंने बहुत डिटेल में H0 और H1 को एक्सप्लेन किया है। बाय डेफिनेशन नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी तो पेपर में आ सकती है कि H0 बेसिकली है क्या, अ हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड, कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट करने जा रहे होते हैं। तो टेस्ट हम किसको करते हैं, अपने क्लेम को टेस्ट करते हैं। जो हम इनिशियल किसी भी चीज के बारे में कोई क्लेम करते हैं, कोई दावा करते हैं, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय H0। ठीक, H0 वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और बाय डेफिनेशन यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने यहाँ बताया था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है। अगर नल हाइपोथेसिस इक्वल का है तो ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, नॉट इक्वल का। अगर लेट्स सपोज नल हाइपोथेसिस लेस देन एन इक्वालिटी आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव उसका ऑपोजिट ग्रेटर देन के साथ बनेगा। इसी तरह अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन एन इक्वल के साथ आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव भी है वो ग्रेटर या लेस जो भी है। अगर लेस है H0, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारे पास H0 जो है वो इक्वल का आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव जो है वो नॉट इक्वल का आएगा। ठीक, अगर मेरे पास H0 जो है वो ग्रेटर एन इक्वालिटी का आ रहा है तो मेरे पास H1 इसके साथ इसका ऑपोजिट, ग्रेटर का ऑपोजिट क्या होगा, लेस। फिर अगर मेरे पास H0 जो है, ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है कि पेपर में या क्वेश्चन में किस तरह के और कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस, इन 3 हाइपोथेसिस के अलावा और कोई टाइप नहीं, ये 3 हाइपोथेसिस आपने याद करने, इनके अलावा और कोई काइंड नहीं है हाइपोथेसिस की। इसके अलावा और किसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आ सकता। अगर H0 जो है वो लेस साइन के साथ है और इक्वालिटी के साथ है तो ऑल्टरनेटिव लेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव को बाय डेफिनेशन देखें, द हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्सेप्टेड when H0 is rejected it is denoted by H1 और HA। मीन्स कि जब नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं, ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव करते हैं। दोनों की डेफिनेशंस भी, ये जो मैं एक एक चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपने इसको अपने रजिस्टर से भी लिखना है और इनको याद भी करना है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया कि हाइपोथेसिस 3 तरह के होंगे। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, एक इक्वल नॉट इक्वल का, एक ग्रेटर लेस का और एक लेस ग्रेटर का। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इक्वालिटी जो है वो सिर्फ H0 में होल्ड कर रही है, जो कि मैंने ऊपर लिखा है कि इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इन नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगी। जब भी आपने हाइपोथेसिस बनाने, खुद से भी बनाना आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपने कभी भी ये जो इक्वालिटी का साइन H0 में है वो आपने H1 में नहीं लिखना। ठीक, अब 2 तरह की क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, हाइपोथेसिस से रिलेटेड। ये तो हाइपोथेसिस मैंने बता दी कि ये 3 तरह के होंगे, लेकिन उसके बाद कि हाइपोथेसिस की टेल क्या है, 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है। जब आपको याद होगा एस्टिमेशन हमने चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा 2 टेल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस 2 टेल्ड भी हो सकते हैं और 1 टेल्ड भी हो सकते हैं। अब ये चीज़ कि हम किसकी हेल्प से ये डिसाइड करेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस है ये 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड, तो हमेशा माइंड में रखें कि टेल डिसाइड करने के लिए हम H1 को यूज़ करते हैं। हमेशा H1 देखते हैं, H1 को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड। इसकी तरफ अगर देखें, H0 मैंने बनाया म्यू इज इक्वल टू 20 और H1 बनाया म्यू इज नॉट इक्वल टू 20। इक्वल और नॉट इक्वल का जो हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा 2 टेल्ड होता है, जो कि आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा हाइपोथेसिस है, 2 टेल्ड। और ये मैंने किसको देखकर डिसाइड किया, अभी 2 टेल्ड क्यों है, देखो वो ये कह रहे हैं ना कि मीन की वैल्यू 20 के इक्वल नहीं है, तो ये 20 से लेस भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज माइंड में आ रही है ना कि ये 20 से, जब ये 20 के इक्वल नहीं है मीन की वैल्यू, तो ये 20 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दैट्स व्हाई हमने इसको 2 टेल्ड का नाम दिया। ठीक, उसके बाद हम सेकेंड हाइपोथेसिस की तरफ जब मूव करते हैं तो वो है म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 20 और इसका मैंने अल्टरनेटिव बना दिया म्यू इज ग्रेटर देन 20, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं H1 की तरफ अगर हम देखें तो ये क्लियरली मुझे ये कह रहा है कि मीन
की जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर है, मीन्स वन साइड ये मुझे मूव करने को कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो 20 से ज़्यादा है, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी माइंड में आ रही है कि मीन की वैल्यू जो है वो 20 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ये क्या होगा, वन टेल्ड ऑन द राइट साइड, ज़्यादा की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो इसकी जो टेल है ना वो राइट साइड की तरफ लॉन्ग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं थर्ड हाइपोथेसिस की तरफ मूव करती हूँ तो थर्ड हाइपोथेसिस में जो H1 है वो क्या कह रहा है कि मीन की जो वैल्यू है यानी कि एवरेज की जो वैल्यू है वो 20 से लेस है, मीन्स के 20 से कम है मीन्स कि ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, तो जो इसकी टेल होगी वो किसकी तरफ होगी, ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि टेल टू टेल्ड भी हो सकती है, टेल दोनों तरफ भी मूव कर सकती है, टेल राइट साइड पे भी मूव कर सकती है और टेल लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकती है। अब ये कैसे मूव कर सकती है, टू टेल टेस्ट क्या है, बाय डेफिनेशन देखें, व्हेन रिजेक्शन रीजन इज टेकन ऑन बोथ एंड्स ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिसाइड करने के लिए कि ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि रिजेक्शन रीजन दोनों साइड, टेल के दोनों साइड पर मौजूद है, टू टेल के लिए जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, आपको कंक्लूजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी ड्रॉ करनी है, तो आपको जो चीज़ याद रखनी है कि टू टेल्ड हाइपोथेसिस जब आएगा, ये वाला हाइपोथेसिस, ठीक है, मैं फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात कर रही हूँ, जब ये वाला हाइपोथेसिस आएगा तो डिसीजन आपने इस डायग्राम में से लेना है। ठीक, टू टेल्ड यानी कि ये वाली जो आपके पास डायग्राम है ये इक्वल और नॉट इक्वल, जब भी इक्वल नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस आएगा आपने डिसीजन इस डायग्राम में से लेना है, और इस डायग्राम में ये जो पॉइंट्स हैं ये दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, टेबल वैल्यूज हैं, इनके दरमियान में अगर आपकी वैल्यू आ जाती है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और आउटर एरियाज में अगर वैल्यू आ जाती है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये वैल्यू कैसे आती है ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन से फॉर्मूले यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वन टेल्ड क्या है, वन रिजेक्शन रीजन इज टेकन ऑन द वन साइड ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर मैंने कहा कि टू टेल्ड की डायग्राम कैसे बनती है कि रिजेक्शन रीजन बोथ एंड्स पर बन रहा होता है। वन टेल में या तो रिजेक्शन रीजन आपका राइट साइड पे बनेगा या आपका रिजेक्शन रीजन जो है वो आपका लेफ्ट साइड पर बनेगा। अब ये राइट साइड पे कब बनेगा, इस हाइपोथेसिस के लिए, ग्रेटर वाले हाइपोथेसिस के लिए आपने ये वाली डायग्राम यूज करनी है। ठीक है, तीन हाइपोथेसिस है और मैंने तीन ही डायग्राम्स भी बनाई हैं। हर हाइपोथेसिस के लिए जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो डायग्राम है वो डिसीजन जिससे हमने लेना है कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उनकी डायग्राम डिफरेंट है। ये वाली डायग्राम आपने इक्वल और नॉट इक्वल के लिए बनानी है, जबकि ये वाली जो डायग्राम है जब आपका H1 ग्रेटर साइन के साथ होगा तब आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, और जब आपका H1 जो है वो लेस साइन के साथ होगा तब आपने ये वाली, यानी कि ये तीनों डायग्राम किसी एक क्वेश्चन में यूज नहीं करनी है। ठीक है, जैसा हाइपोथेसिस होगा वैसे ही आपने डायग्राम बनानी है। अगर आपका इक्वल नॉट इक्वल है तो आपने डायग्राम ये बनानी है, अगर आपका ये वाला लेस वाला तो आप ये बनाएंगे, और अगर H1 ग्रेटर वाला है तब आपने डायग्राम ये वाली बनानी है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये अक्सर साथ साथ आ रही होती हैं चीज़ें, शॉर्ट डेफिनेशंस में आ जाती हैं। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है, जब आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, लाइक दिस, जब आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, जब कह रहा है कि मीन की एग्जैक्ट वैल्यू है 10, तो ये आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस होता है। जब पॉपुलेशन पैरामीटर की एक सिंगल वैल्यू आ जाए लाइक दिस एंड दिस, तब आप कहेंगे कि हाइपोथेसिस सिंपल है। इफ इट इज स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ वैल्यूज, और जब हाइपोथेसिस इस तरह का है कि मीन की वैल्यू 10 भी हो सकती है, इक्वालिटी आ रही है, और ग्रेटर देन 10 भी हो सकती है, यानी कि मोर देन वन पॉसिबिलिटी है, एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती है। जब एक ही वैल्यू आए तो वो सिंपल हाइपोथेसिस है, जब पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल वैल्यू आए तो वो सिंपल हाइपोथेसिस है, और अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की मोर देन वन वैल्यू आए तो वो हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है। क्या होता है, कंपोजिट हाइपोथेसिस। आपने इसकी डेफिनेशंस करनी है, साथ में छोटी छोटी एग्जांपल्स भी दे देनी है। उसके बाद हर क्वेश्चन में, जैसे हर क्वेश्चन में आपको हाइपोथेसिस गिवन होंगे, हर क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है, तो हर क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन होगा।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? हमने एस्टिमेशन चैप्टर में पढ़ा था लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए दो चीज़ें, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था और अब हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दो अलग अलग चीज़ें। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कभी 95%, 96%, 97%, और मैंने इसको डिनोट किया था 1 माइनस अल्फा से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये दोनों मैं साफ इसलिए बता रही हूँ कि में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है 1 माइनस अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हूं कि मेरी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो ट्रू है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी मीन की वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। यानी कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन के लिए यूज हो रहा है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और रिजेक्शन के लिए यूज हो रहा है अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर देख लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है और ये है रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी, कि मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हूं कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ ना कि एक क्वेश्चन है इसमें मैं कह रही हूँ कि 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो है पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सेप्ट होगा, तो कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? जाहिर सी बात है 100 में से अगर 95% मैं श्योर हूँ कि मेरा हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो 5% ही रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी ना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा 80% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तो कितने परसेंट हुए रिजेक्शन? तो 20% क्या हुआ? मेरे रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है उसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी वैसे 100% होती है ना। अगर मैं कह रही हूँ ना कि 80% हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं, तो कितने परसेंट रिजेक्ट? 20% मेरे रिजेक्ट होने के चांसेस हुए। अगर मैं कह रही हूँ कि 95% मेरा मैं श्योर हूँ कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कितने परसेंट रिजेक्ट होने के चांसेस हुए? 5%। तो मोस्ट कॉमनली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा की वैल्यू यूज होती है वो 5% है, 1% है और 10% भी हो सकता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, आज हमने जो चीज़ डिस्कस की वो हाइपोथेसिस होता क्या है, वो किसकी टाइप है, फिर हमने दो हाइपोथेसिस मेन डिस्कस किए, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके साथ मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में हाइपोथेसिस 3 तरह के ही होते हैं, इन तीनों में से कोई एक ही टाइप होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हाइपोथेसिस 3 तरह का होता है, इसकी नेचर 3 टाइप्स की होती है। 1 टेल्ड हाइपोथेसिस क्या होता है, 2 टेल्ड हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट, और साथ में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इन सब चीज़ों को एक क्वेश्चन पर हम कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन जब आता है तो उसके हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ लेते हैं, कैसे हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, इन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए अपने नल हाइपोथेसिस को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।